नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़, त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। इसी क्रम में जिले के मुबारकपुर विधानसभा स्थित रासेपुर गांव में शनिवार को सभा को संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अपने 3 महीने के कार्यकाल में जो मैंने खोजा है कि आजमगढ़ के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण ये है कि यहाँ के लोगों की मन बढ़ाई। अगर आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है तो पहले मन बढ़ाई खत्म करना होगा। मन बढ़ाई कैसे खत्म होगी, इसको खत्म करने का एक ही उपाय है कि या तो मनबढ़ को जेल के अंदर, नहीं तो सीधा ऊपर। ज्यादा मनबढ़ है तो घुटने पर मारकर घुटना तोड़ दो। आजमगढ़ के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण 3 महीना में जो मैंने खोजा है वो ये है आजमगढ़ के लोगों की मन बढ़ाई। महीना में आजमगढ़ में भाई हमके यह पता चलल कि ये लोग के पिछड़ापन का कारण कहा तो मन बढ़ाई कर आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, पहले मन बढ़ाई खत्म करना पड़ेगा। और मन बढ़ाई खत्म हुई कैसे? मन बढ़ाई खत्म करने का एक उपाय है कि या तो मन बढ़ के जेल के भीतर और नहीं तो सीधा ऊपर। ज्यादा मन बढ़े तो ठेहुना पंचर मार के ठेहुनों में तोड़ दो। काहे कि अमन कमाई बचपने से अमन की यह सिखौला कि बेटा धन का बढ़ल ठीक है, मन का बढ़ल ना ठीक है। अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए मीडिया से बातचीत में सांसद निरहुआ ने कहा कि उन्होंने देखा है अगर कोई समस्या है तो लोग कानून से पहले ही मारपीट कर एक दूसरे से उलझ जाते हैं, जबकि उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए। समाधान नहीं हो रहा तो हमें अवगत कराएं, मैं समस्या का समाधान कराऊंगा, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं 3 महीने से आजमगढ़ में हूँ। एक चीज मैं देखता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो कानून से पहले खुद ही निपटारा करने लगता है, खुद ही मारपीट करके कपार वपार फोड़ के फिर आते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप लोग क्यों लड़ते हो? ये भी आपके भाई हैं, आपके दयाद हैं, आपके चाचा हैं, आपके भतीजे हैं, आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अगर कहीं आपका कुछ विवाद फंस रहा है कि ये जमीन आपकी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो कानून है उसके लिए। आप कानून के पास आइए। कोई नहीं सुनता है, मेरे पास आइए, मैं बैठा हूँ आपके बीच में। मैं उनको आदेश करूंगा कि आप जाइए, मौके पे देखिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो हो जाएगा। और अब धीरे धीरे वो हो भी रहा है। सांसद निरहुआ किसी बयान को लेकर रिहाई मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच के मामले में दिनेश लाल यादव निरहुआ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने बताया कि आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें जिले के लोगों को मनबढ़ बोल रही हैं। आजमगढ़ के होने के नाते हमारी भावनाओं को आहत किया। भाजपा सांसद का बयान हमारी पहचान, अस्मिता और जिले की गरिमा पर हमला है। सांसद का ये बयान संसदीय गरिमा के विरुद्ध है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए हत्या और हिंसा की धमकी देते हुए उकसा रहे हैं। इस बयान से आजमगढ़ के लोगों में अशांति का माहौल है और सरकार के लोग इस बयान से प्रेरित होकर हिंसा कार्य कर सकते हैं, इसलिए सांसद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार विवादित बयान देते रहे हैं और कल उन्होंने शनिवार को एक हेट स्पीच उनको दिया, वायरल वीडियो हुआ और उसमें वो बोल रहे हैं कि आजमगढ़ के लोग मनबढ़ हैं और इनको वो ऊपर पहुंचा देंगे, जेल में डाल देंगे, घुटना मार के तोड़ देंगे। ये पूरा हिंसा को भड़काने वाला बयान है। अभी पिछले दिनों इन्होंने किसान आंदोलन के लोग जो कर रहे हैं वो कहा कि वो जमीन हड़प करके बैठे हैं। इसी तरह का बयान अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर में किया था और उनके लड़के ने किसानों को थार गाड़ी से रौंद दिया, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार की डेथ हुई। ये पूरा सवाल यहाँ पर हिंसा भड़काने का दिनेश लाल यादव निरहुआ कर रहे हैं। इस पर हमने कहा है कि उनके ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। ये आजमगढ़ की अस्मिता, पहचान, गरिमा, इस जिले के साथ एक घोर अपमान है। आजमगढ़ राहुल संस्कृतायन काफी आदमी शिवली नुमानी, रामनरेश यादव, चंजीत यादव की धरती है कि जिस तरह से यहाँ पर यहाँ के लोगों को मनबढ़ बोला जा रहा है, वो पूरा क्षेत्र में को बोला जा रहा है, वो हमारी अस्मिता का सवाल है। और पूरा आजमगढ़ इस सवाल से जो है आतंकित है कि कब सरकार और सरकार के लोग आजमगढ़ के लोगों पर हमला न कर दें, उनके साथ किसी तरह की हिंसा न कर दें, कोई हत्या न कर दें।
जिला प्रशासन कह रहा है कि 80% लोग सहमत हैं, किसान वहाँ लोग अनावश्यक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो वहाँ का सवाल है, उस पर भी मैं बात साफ कहूँ कि वहाँ पर अगर 80% लोग सहमत हैं तो वो धरना नहीं चलता। लेकिन सवाल आज हम इस बात को लेके आए हैं यहाँ पर कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा वहाँ पर कि सरकारी ज़मीन पे लोग कब्जा किए हैं। दिनेश लाल निरहुआ ये बताएं कि हम अपनी ज़मीन को बताएंगे ना कि हमारी खसरा खतौनी क्या है। तुम क्या जानोगे हमारी ज़मीन को? और तुम बाहरी आदमी हो, जो है तुम गाजीपुर से आए हो, कभी कहते हो आजमगढ़ के लोगों को बेवकूफ़, कभी कहते हो मनगढ़, और आजमगढ़ का प्रशासन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। ब्लड बैंक आजमगढ़ के प्रभारी अनिल कुमार ने रविवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पलहनी ब्लॉक के प्रमुख प्रमोद यादव, हृदयानंद सिंह रिटायर्ड फार्मासिस्ट सहित उनके 11 अन्य साथियों को आरोपित किया है। तहरीर में आरोप लगाया है कि ये लोग 19 नवंबर को ब्लड बैंक में आकर उन्हें धमकी दिए, कहा अधिकारी कोई भी हो अस्पताल में ही चलाऊंगा। धमकी देते हुए आरोपियों ने सरकारी कार्य में भी बाधा पहुंचाया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव सदर विधायक एवं पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे हैं। बैंक मंडलीय चिकित्सालय जो थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत आता है, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी 19 तारीख को। इसमें हृदयानंद सिंह रिटायर्ड फार्मासिस्ट, प्रमोद यादव प्लस 10 लोग नाम पता अज्ञात, इनके द्वारा ब्लड बैंक में घुस के और धमकी देने के संबंध में तहरीर दी गई थी। वहाँ का वीडियो फुटेज पुलिस के द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें कुछ लोग ब्लड बैंक के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। इसके आधार पर धारा 186, 353 और 34 IPC इसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर जो 10 लोग अज्ञात हैं, इनका चिन्हीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा वर्तमान में की जा रही है। जो भी मुलजिम है सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आगे की विवेचना कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में आसिफगंज स्थित काजी गन हाउस पर उसके संचालक मोहम्मद अरशद काजी को लेकर सोमवार को सुबह ATS और आजमगढ़ पुलिस पहुंची। इस दौरान दुकान में रखे असलहों और कारतूसों के बारे में पूरी जांच पड़ताल की गई। सभी का डाटे का मिलाया गया। इस दौरान SP सिटी शैलेंद्र के नेतृत्व में CO व कई दरोगा और पुलिस फोर्स अभियान में शामिल रही। SP अनुराग आर्य ने बताया कि जांच पड़ताल में जो भी बातें सामने आएंगी उसकी विवेचना में शामिल किया जाएगा। बता दें कि रविवार को ATS और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में काजी गन हाउस के संचालक मोहम्मद अरशद काजी को पंद्री के पास से गिरफ्तार किया गया था। एक माह पूर्व ATS और आजमगढ़ पुलिस की बिलरियागंज थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई में असलहे की अवैध फैक्ट्री का खुलासा कर कई आधुनिक व स्वचालित हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। थाना बिलरियागंज पर कुछ समय पहले ATS और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अवैध तमंचा और अवैध शस्त्र में सम्मिलित लोग पकड़े गए थे, जिनकी पूछताछ में एक व्यक्ति काजी मोहम्मद अरशद, जो आसिफगंज थाना कोतवाली का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया था। इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और DIG सर के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको ATS और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल गिरफ्तार किया गया है। इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। इस केस की विवेचना के लिए एक अनुभवी विवेचक और उनके साथ एक टीम गठित की गई है। उनको लगातार इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसका जो काजी गन हाउस है, उसकी भी संयुक्त टीम के द्वारा जितने उसमें शस्त्र हैं, कारतूस हैं और जो भी उसमें सामान है, उसका पूरा मिलान कराया जाएगा, उसकी विधिवत जांच की जाएगी। और इसमें और भी अगर कोई लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका नेटवर्क कहाँ था, जैसे कहाँ ये हथियार अपने पेशा करता था? ये तो बहुत पूछताछ, जब डिटेल में इससे पूछताछ होगी, वर्तमान में पूछताछ चल रही है, तो उसका पूरा डिटेल जो भी मिलेगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी के प्रथम जनपद आगमन पर कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत सम्मान किया। कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम एवं अनिल यादव भी शामिल थे। मीडिया से मुखातिब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह विफल है। आम आदमी को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा देने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी देश में नफरत फैलाकर बांटो और राज करो की तर्ज पर काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारा बढ़ाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा पर हैं। जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। सारा विपक्ष तानाशाह सरकार के आगे मौन साधे हुए है।
एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचार और कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर एक साथ चलने का काम करती है। नगर निकाय चुनाव में हम कार्यकर्ताओं के बल पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जिला से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाना मेरा पहला लक्ष्य है। बीजेपी, सपा, बसपा अनर्गल मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। कांग्रेस के एक एक सिपाही उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संकल्पित है। मीडिया से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्रिकेट का खिलाड़ी 0 पर आउट होने के बाद भी अपनी लगन और मेहनत के बल पर अगली बार दोबारा शतक लगाने में कामयाब होता है। उसी तरह से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी मेहनत और लगन से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेगा। देश जिस दिशा में जा रहा है किसी से छुपा नहीं है। देश के अंदर जिस तरीके की नफरत फैला करके देश के कई टुकड़े बांटे जा रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम पे, कहीं धर्म पर, कहीं जाति पर, कहीं लव जिहाद पर, तरह तरह के मुद्दे बना करके देश में जिस तरीके की आसुरी शक्तियाँ बलवती हो रही हैं, उन्हें ठीक करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्यार भरा पैगाम इस देश को दिया है। कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर तक जो जाने का फैसला लिया है, इसकी जितनी तारीफ़ कर सकते हैं उतनी तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला आज तक किसी ने ना लिया है ना आगे कोई लेने वाला है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। 3570 किलोमीटर पैदल चलना किसी के बस का काम नहीं है। एक इकलौते नेता हैं इस देश के जिन्हें राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये इतना बड़ा बीड़ा लिया है, बीड़ा उठाया है और सफलतापूर्वक जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उससे देश की जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके खेमे में, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की जो तकलीफ़ है, चाहे वो बेरोज़गारी की हो, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे अन्याय अत्याचार की हो, चाहे वो दूध पर जीएसटी की हो, देश की जनता ऊब चुकी है और वो चाहती है कि आने वाले टाइम में, छोटे हों या बड़े हों, चुनाव हैं, उनमें इन फिरका परस्त ताकतों को खदेड़ करके फिर से ये देश कांग्रेस के हाथों में दिया जाए, जिससे जिस तरीके का अमन चैन पहले था वो बरकरार किया जाए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार संविधान छोटा होता चला जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। कैसे कैसे तरीके अपना करके संविधान की जो मूल आत्मा है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। इन सब पर हमें विचार करना होगा आम देशवासी को। मैं तो आपके माध्यम से कह सकता हूं कि देश का जो भी नागरिक है, उस नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए या नहीं। अगर हकीकत में लोकतंत्र जिंदा रखना है तो आप किसी भी दल में हो, लेकिन आने वाले टाइम पर 2024 में कांग्रेस के साथ आना होगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान और देश और लोकतंत्र को बचा सकती है, क्योंकि इस देश को अंग्रेज़ों से जो आज़ाद कराने की भूमिका अदा की है वो कांग्रेस ने की है, कांग्रेस परिवार ने की है। कांग्रेस परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। कांग्रेस परिवार लाखों लाख लोगों का परिवार है। उनमें से हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है जब ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन जिस परिवार ने इस देश को आज़ाद कराया है, बिकते हुए देख करके तकलीफ उसी को होगी जिसने इसमें एक बूंद खून नहीं दिया हो आज़ादी में। आज वो पूछते हैं कांग्रेस ने 70-60 साल में क्या किया। आपको पता नहीं है जो 60-70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को तो आज बेच रहे हो। क्या आपने बना के बेचा है? ये देश को बनाने वाले कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, और आज बेचने वाले वो आरएसएस के लोग हैं जो कांग्रेस आज़ाद की लड़ाई लड़ रही थी तब वो अंग्रेजों के पीछे खड़े नजर आ रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्त्री के पद पर फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त करने वाली महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराना दूसरी आवेदिका को अब भारी पड़ रहा है। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपिता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मुकदमा 6 माह बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। नतीजा ये कि पुलिस की शह पर आरोपी पक्ष द्वारा अब इस मामले में समझौते का दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को धमकी दी जा रही है। मामला जहांनगर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गाँव का बताया गया।
तुलसीपुर गांव निवासिनी कंचन सिंह पत्नी राधेश्याम सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्त्री पद के लिए आवेदन किया था। इसी पद पर गांव की इसरावती पुत्री तुरंती राम ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली। इसकी जानकारी के बाद कंचन सिंह ने बीते 11 मई 2022 को इसरावती के खिलाफ जहानागंज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ लगाए गए सभी साक्ष्य सत्य पाए गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष स्थानीय पुलिस की शह पाकर खुलेआम घूम रहा है। विपक्षियों की दबंगई का आलम यह है कि पीड़ित महिला कंचन सिंह को समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए उसके पति और इकलौते पुत्र की हत्या करने की धमकी मिली, जिसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। पीड़ित महिला के पति लकवाग्रस्त है, जबकि इकलौते पुत्र आर्यन को कक्षा 7वीं का छात्र है। उसकी पढ़ाई बंद करा के सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया। शिक्षा से वंचित 11 वर्षीय आर्यन सोमवार को अपने ननिहाल से आकर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को प्रार्थना पत्र देकर न्याय एवं परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी ने मासूम आर्यन को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। अब देखना यह है कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाने वाले मासूम को कब तक न्याय मिल पाता है। इतना हमारे गांव में इसरावती नाम की वो है औरत, और वो ना मम्मी को बार बार धमकी देती है और क्या धमकी देती है? मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे गांव का एक आशा का वांड निकला था, जो कि कंचन और इसरावती दोनों ने इसके लिए भरा था। तो कंचन का नहीं हो के इसरावती का हुआ, जो कि आरटीआई द्वारा उसका मांगा गया कि क्या क्या लगा कर इसको मतलब नौकरी मिली है। तो उसमें आईटी द्वारा पाया गया कि उसमें वो जो 8 की मार्कशीट जो लगाई है वो टोटल फर्जी है। और एसआई संतोष कुमार यादव ने अगर वहाँ जाकर जांच किया तो वहाँ पता चला कि वहाँ का जो प्रिंसिपल था, प्रधानाध्यापक था, वो लिख के दे दिया कि ये छात्रा इसरावती नाम की छात्रा हमारे स्कूल से पढ़ी लेंगे, मतलब टोटल फर्जी है। तो इस प्रकार 156(3) में कंचन गई और कोर्ट से आदेश हुआ। कोर्ट का आदेश भी मेरे पास है। कोर्ट का आदेश हुआ कि इसकी तुरंत जांच की जाए। जब जांच हुई तो उसमें टोटल फर्जी पाया गया। तो उस पर 4 धाराएं लगी उस पर। धाराएं बता रहे हैं आपको, आगे बताइए आगे। हाँ, धारा लगी जिसमें उसकी गिरफ्तारी थी। तो 2 बार तो 3 बार तो गए, लेकिन उसको पकड़े नहीं। उसके कभी उसके बच्चों को लेकर आए, कभी उसको पति को लेकर आए और गिरफ्तार नहीं किए। उसके बाद पता चला अब हिला हवाली ये कर रहे हैं कि वो कोर्ट से कोई आदेश लेकर आए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसीलिए वो बच्चा मतलब आया है मतलब न्याय की मांग करने के लिए। अधिकारी से आप मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है। कह रहे हैं संतोष कुमार को हम देखते हैं कि क्या है मामला। आजमगढ़ में सिरविहीन महिला की लाश के मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बड़ा खुलासा किया। वहीं पुलिस और हत्या आरोपित प्रेमी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपी प्रिंस यादव के पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ अहिरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गाँव के पास रविवार के दिन में हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बलरामपुर पुलिस चौकी पर खुलासा कर बताया कि 16 नवंबर को जिस महिला की अहिरौला थाने के पश्चिम पट्टी गौरी का पूरा गांव में सड़क किनारे कुएं में लाश मिली थी, उसमें जो सिर गायब था उसे वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर तालाब से बरामद किया गया। इसी से महिला की शिनाख्त आराधना प्रजापति 22 वर्षीय के रूप में की गई, जो इसहाकपुर में अपने मायके में रह रही थी। शिनाख्त उसके पिता केदार व भाई सुनील प्रजापति ने की। वहीं शव के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए गए लकड़ी के बूटे व बांके को भी तालाब से बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की मुठभेड़ हुई। एसपी ने बताया कि आराधना की इसी वर्ष फरवरी में कहीं और शादी हुई थी, जबकि आरोपी प्रिंस इस दौरान विदेश में कहीं काम कर रहा था। शादी की बात सुनकर वो यहाँ पर अपने घर पर आया। प्रिंस से युवती का 2 वर्ष से प्रेम संबंध था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इसकी कहीं और शादी हो। वो जब यहाँ आया तो उसने शादी तोड़ने का दबाव बनाया, जिसको आराधना ने मना कर दिया, जिससे वो नाराज हो गया। प्रिंस के माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि आराधना की कहीं और शादी हो, इसलिए वो प्रिंस की साजिश में शामिल हो गए। वहीं प्रिंस अपने मामा और मामी को भी अपने साजिश में शामिल कर लिया और अपने ममेरे भाई सर्वेश को भी हत्या की घटना में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। 29 अक्टूबर को ही प्रिंस अपना गांव छोड़ दिया ताकि किसी और को पता न चले और लड़की के साथ घटना से उसको कनेक्ट न किया जा सके। इसके बाद 9 नवंबर को उसने आराधना को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आई। 10 नवंबर को फिर अपने मामा के लड़के सर्वेश के साथ पहुंचा और मंदिर में दर्शन कराने के लिए कहकर उसको अपने साथ ले गया।
उसके बाद रेस्टोरेंट पर खाना पीना खाया और फिर वो अपने मामा के घर आया। इसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। पहले गला घोट कर मारा, फिर लड़की को कहीं और आसानी से ठिकाने लगाने के लिए उसके हाथ पैर काट दिए। शिनाख्त न हो इसलिए सिर को और अन्य शरीर को अलग अलग स्थान पर फेंका। उसने ऐसा कुआं चुना जो मुख्य मार्ग के किनारे था और ऊपर से झाड़ी से ढका हुआ था, इसलिए शव बरामद न हो सके। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में लगी रही और अंत में सफलता मिली। आरोपी को ढूंढने में सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाले अहरौला थाने के सिपाही राजेश कुमार वर्मा और सर्विलांस सेल के सिपाही यशवंत सिंह को 5-5 हजार का तत्काल नगद पुरस्कार भी एसपी ने अपने हाथों से दिया। एसपी ने बताया कि मामले से संबंधित लकड़ी का ठिया, वाहन और औजार सामग्री को बरामद कर लिया गया है। को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दो सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहिरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाली हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई, जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी। इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी इनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, सीडीआर एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस सीडीआर एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गाँव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहां इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। सर्वेश इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पर रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लकड़ी का बोटा तालाब से बरामद हुआ है। जो मृतका है उनके जो सिर का हिस्सा जो कुएं में नहीं मिला था वो बरामद हुआ है। गन्ने के खेत के पास से एक मास्क बरामद हुआ है जो मृतका का है। 2 बांके जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद हुए हैं। अपहृता के समस्त कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ उस खेत में जिसमें घटना कारित की गई थी, जहां ये काटने की घटना कारित की गई थी, वहां से साक्ष्य संकलन के दौरान ईंख के जो पत्तियां थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको भी साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस के द्वारा एकत्र किया गया। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है।
आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे, उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव, वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया है गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है और प्रिंस की एक और मामी, जो इसको शरण देने में जिसने मदद की थी, इन सभी को अभियुक्त बनाया गया है। इस प्रकार से 8 फरार अभियुक्त आज की डेट में हमारे हैं। 5 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहरौला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम, जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, उसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर है, थाना अध्यक्ष अहरौला है और हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज है, सीओ बूढ़नपुर है, एडिशनल एसपी आर्य साहब हैं। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी, उनको भी मुलजिम बनाते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। सर, इसमें बॉडी को डिस्पोज करने के लिए केवल उसको नृशंसता से काटा गया था? हाँ, क्योंकि ये मारने, जो इसने पूछताछ में बताया है, वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके गांव में लोगों को ये जानकारी इसने दी थी कि मैं जयपुर गया हुआ हूँ, तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल एकदम ढका रहता था, उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी ताकि लोगों को पता ना चले। और जो सिर था बॉडी का, वो इसने एक तालाब में फेंक दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके। सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलने वाली 2 दिवसीय जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह 2022-23 का सोमवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा उद्घाटन किया गया तथा मार्च पास्ट की सलामी दी गई। जिलाधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल का भी महत्व है, इसलिए खेल को खेल की भावना से खेला जाए। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा क्रीड़ा शपथ भी ली गई। उन्होंने कहा कि खेलकूद तथा शिक्षणेतर कार्यक्रम का पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बालक बालिकाओं की शारीरिक अभिवृद्धि एवं विकास के साथ साथ बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक क्षमता का विकास होता है। स्वयं स्वस्थ होकर अपने परिवार, देश एवं समाज के लिए उपादेय बन जाते हैं। जो शिक्षक उनमें इन गुणों का सृजन करते हैं वो भी महान है। अब तक का जो कार्यक्रम मैंने देखा वो अत्यंत ही उत्कृष्ट श्रेणी का था, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो और चाहे अब तक जो मार्च पास्ट हुई और जो अन्य कार्यक्रम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो शपथ आपने ली, ओलंपिक की शपथ है कि आप खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और आज का कार्यक्रम इस बात का भी परिचायक है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी पढ़ाई लिखाई है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी गण और टीचर्स के द्वारा बहुत मेहनत से आप सबको तैयार किया गया है इस प्रतियोगिता के लिए। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि वे क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है और जो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई है उसके अलावा भी जीवन के जो अन्य आयाम हैं जिनमें खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटीज़
और समसामयिक जानकारियों का आदान प्रदान, डिबेट, एलोक्यूशन, ये सारी चीज़ों से भी आपको अवगत कराते रहेंगे और हमारे इन विद्यालयों से एक अच्छी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आगे निकलेगी जो प्रदेश में और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजमगढ़ जनपद का नाम रोशन करेंगे। संयोजक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह एवं शॉल देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की उन्होंने जानकारी दी। आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे कुल 23 ब्लॉकों से जो हमारे 8 तहसीलें हैं, उन तहसीलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। इन टीमों में कुल लगभग 19 तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जिसमें इनके द्वारा 2 दिवसीय अपने इस कार्यक्रम में ये बच्चे अपने अपने विभिन्न विधाओं में अपना प्रदर्शन, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, दौड़ हो, पीटी हो, इनमें अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय का पुरस्कार प्रदान किया जाना है। ये लगभग प्रत्येक जो तहसील से लगभग 40 से 45 बच्चों का प्रतिभाग किया जा रहा है और विदित है कि ये आज जो बच्चे जिस भी प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे, मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी जनपद आजमगढ़ में ही इस बार कराया जाना है, तीनों जिलों में, तो उसमें प्रतिभाग करेंगे। और दिसंबर के 2 में जो प्रदेश स्तरीय हमारी प्रतियोगिता होगी, उसमें ये मंडल के जीतने वाले बच्चे प्रतिभाग करेंगे। पिछली बार यहाँ का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, कई टीमों ने प्रतिभाग किया, पीटी की टीम ने भी मंडल स्तर और प्रदेश स्तर प्रतिभाग किया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ भी जो भी बच्चे आए हैं अच्छे से खेले, खेल भावना के साथ खेले और पूरी योग्यता के साथ, पूरी क्षमता के साथ अपना प्रदर्शन करें और अपना स्थान बनाते हुए प्रदेश तक अपना स्थान सुनिश्चित करें और आजमगढ़ जनपद और आजमगढ़ मंडल का नाम रोशन करें। इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्र छेपड़, गोला छेपड़, पीटी एवं विशेष प्रदर्शन, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, योगा, क्रिकेट, कुश्ती, जूडो, तैराकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न सत्रों में किया जाएगा। इस अवसर पर डायट प्राचार्य अमरनाथ राय, क्रीड़ा प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी तहबरपुर राजेश प्रजापति, जिला व्यायाम प्रशिक्षक राम सिंह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उदयराज यादव सहित जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी स्कूली बच्चे, शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारीगण, पूर्व सम्मानित शिक्षक एवं कोचगण उपस्थित रहे। यहाँ पर साकार किया जा रहा है तन मन जिससे झंकृत हो माँ, ऐसी हंस वाहिनी जग तम में तो जग। चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्चन और दीप। जिलाधिकारी महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करें, सम्मान करें। इसी क्रम में आप माइक ले लें और मसाल दौड़ और शांति का प्रतीक, शांति का संदेश देता हुआ ये कपोल जहां जहां जाएगा बच्चों की। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली गांव स्थित पेट्रोल पंप के बगल में सोमवार सुबह बालू गिराने को लेकर 2 अड्डी संचालकों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अजय यादव पुत्र केशनाथ यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसके विपक्षी राजाराम पुत्र मगई, संतोष मंतोष पुत्र दयाराम, श्याम सिंह, मान सिंह पुत्र राजाराम व शशिकांत पुत्र महेंद्र आदि से जमीनी विवाद चल रहा है। आज सुबह विवादित जमीन से हटकर हम लोग बालू गिरा रहे थे। इस दौरान विपक्षी हाथ में लाठी डंडे से लैस होकर मुझ पर हमला बोल दिए और बुरी तरह मेरे साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में मेरी सोने की चैन उक्त लोगों ने छीन ली।
उन्होंने सिधारी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने पर जाने पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं और वो आए दिन जान से मारने की धमकी देते चले आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि विपक्षी काफी दबंग व गोलबंद किस्म के व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी दुकान बंद करके चला जाऊं, जिससे उनका रोजगार और फल फूल सके। पीड़ित अड्डी संचालक अजय यादव ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ है। जांच थाना अध्यक्ष सिधारी को दी गई जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जमीन भदली बाजार पेट्रोल पंप के बगल में है, वहाँ पे हमने गिट्टी बालू की दुकान खोल रखी है और उसके बाद दीवार हमारी हाईकोर्ट के द्वारा गिरा दी गई जो रोड में आ रही थी। उसके बाद बगल में हमारा खेत है, वहाँ पे हम गिट्टी बालू की दुकान खोले हैं। हमारे विपक्षी राजाराम यादव उसने वो भी गिट्टी बालू की दुकान खोल रखा है। उसके बाद वो अपनी गिट्टी बालू दुकान के लिए गुस्से के लिए दुश्मनी निकालने के लिए हमें बालू नहीं गिरने दे रहा है और इस चीज़ के लिए थाने पे हम गए। थाने पे हमारी भी सुनवाई नहीं हुई, दिन भर हमको बैठा लिया गया। उसके बाद फिर आज हम किए हैं तो आज हमारे साथ मार झगड़ा किया, हमारे कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए, सब हमको मारे पीटे हैं। क्या कहे हैं मारे पीटे, क्या हुआ? गिट्टी बालू नहीं गिराने दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं गिराना, तुम्हारा है नहीं यहाँ पे। कौन कौन लोग मारे हैं? राजाराम यादव, उनके लड़के मान सिंह, श्याम सिंह और दयाराम के लड़के संतोष और मंतोष। तो क्या चाहते हैं आप? सर मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी जमीन है उसमें मेरा काम होने दिया जाए, वो लोग नहीं करने दिए। इसकी शिकायत आपने थाने पे की है? थाने पे की, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर और हमें बैठा लिया गया वहाँ पे। उसके बाद फिर शाम को छोड़ा गया। उसके बाद थाना अध्यक्ष में धमका रहे हैं कि वो धमका रहे हैं कि तुम वहाँ गिराओगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे वहाँ पे। ये बात हम रिकॉर्डिंग है। इसमें एक व्यक्ति को 3-4 व्यक्ति धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ये ग्राम भादुली थाना सिधारी से संबंधित है, जिसकी जांच इंस्पेक्टर सिधारी को दी गई है। शीघ्र इस प्रकरण में जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़।